नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल हम लोगों ने समाप्त किया। आज हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो जैसा आप लोगों को मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो है पहले ऐसा माना जाता था कि जो है मध्य पाषाण काल जैसी कोई अवस्था जो है हमारे जो है इतिहास में या पाषाण काल में नहीं थी। केवल जैसे जॉन लुबक ने भी अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का ही उल्लेख किया था, लेकिन बाद में मध्य पाषाण काल की भी अवधारणा सामने आई। तो हम शुरू करते हैं इस पे। तो मध्य पाषाण काल को अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल और संक्रमण काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल की अवधारणा एक संक्रमण काल के रूप में विकसित हुई तथा इसे पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण के काल के बीच एक परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसको जो से हमने बताया कि ये पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच एक क्रमिक परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है। यह जो है काल होलोसीन युग से संबंध था, जो प्लीस्टोसीन युग के बाद शुरू होता, और इस काल में जलवायु पहले की तुलना और शुष्क हुई और जलवायु संबंधी जो जो जलवायु संबंधी प्रभाव कुछ स्थलों पर भी देखा गया, जैसे बंगाल में वीरभानपुर। तो ये इसको अनुपूरा पाषाण काल, अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल और संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण नहीं, संक्रमण काल भी, संक्रमण काल भी कहते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच क्रमिक परिवर्तन की अवस्था को दर्शाता है और ये होलोसीन युग से युग से संबंधित था, जो प्लीस्टोसीन युग के बाद आया। और मैंने बताया कि इस काल में जलवायु पहले की अपेक्षा शुष्क हुई, जलवायु पहले की अपेक्षा शुष्क हुई और जलवायु संबंधी इस परिवर्तन का आकलन कुछ हम मध्य पाषाण कालिक स्थलों पर देखते हैं, जिसमें बंगाल में वीरभानपुर, बंगाल में वीरभानपुर, नोट करिए। और इस काल का टाइम पीरियड हम 10,000 ईसा पूर्व से मानते हैं, यद्यपि स्थलों के आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन भी देखा जा सकता है। तो टाइम पीरियड इसका 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम बात करते हैं संक्रमण काल कि इसको संक्रमण काल क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की अवस्था थी, जिसे पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में भी ये शिकारी और खाद्य संग्राहक बना रहा। और क्योंकि सीधे सीधे अगर हम कहें तो इसने
ना तो पूरी तरीके से पूरा पाषाण काल की विशेषताओं को त्यागा था और ना ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से अपने आप में लिया था। तो जैसे नवपाषाण काल में कि क्या विशेषता इस काल में दिखाई देती हैं, तो इस काल जैसे नवपाषाण काल में जो है मृद भांडों का निर्माण शुरू हो गया था। एक व्यापक तौर पे क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था और चाक पर निर्मित मृद भांड बनने लगे थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में हस्त निर्मित मृद भांड मिलते हैं जो कि लंघनाज और चौपानी मांडो से मिले हैं। लंघनाज और चौपानी मांडो से मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये मध्य पाषाण कालिक जो मृद भांड थे ये हस्त निर्मित थे और वही नवपाषाण काल से जो मृद भांड थे वो चाक पर निर्मित थे। फिर भी मृद भांडों की जो है शुरुआत इस काल से हो गई थी। जैसे हम अगर पालतू पशुओं की बात करें तो यहाँ कोई नियमित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, लेकिन बागोर एवं आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलने लगते हैं। बागोर एवं आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलने लगते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इस काल में कृषि, तो इस काल में कृषि का प्रचलन आप ना के बराबर समझिए, लेकिन चक्की और सिलबट्टों की प्राप्ति से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल का मानव अनाजों के प्रति आकर्षित होने लगा था और अनाजों के दाने भी निकालने लगा था। और अगर हम चौपानी मांडो की बात करते हैं तो वहाँ से जंगली चावल के साक्ष्य और हमने बताया मृद भांडों की प्राप्ति और वहाँ से अन्नागारों की भी प्राप्ति हुई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो जंगली चावल मिला तो ये नियमित कृषि की शुरुआत नहीं थी। और यहाँ से गर्त चूल्हों की प्राप्ति भी हुई है। जो है मध्य पाषाण काल में गर्त चूल्हों की प्राप्ति से जो है वो भोजन को पका कर खाने लगे थे और अस्थायी निवास के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसा कि सरायनहार राय और महदहा से इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये मध्य पाषाण काल की ये जो विशेषताएं थी जो शुरू हो गई थी नवपाषाण काल में, वो एक नियमित में प्रचलन में आ गई थी कि लोग एक अस्थायी जीवन जीने लगी थी, व्यापक तौर पे कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे। तो ये हमने वही बताया कि इस काल ने ना तो पूरा पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतया त्यागा था और ना ही पूर्णतया नवपाषाण काल की विशेषताओं को अपनाया था, इसलिए इसको संक्रमण काल की अवस्था माना जाता है। तो अगर हम थोड़ा चौपानी मांडो पे बात करें तो चौपानी मांडो जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण काल के प्रतिनिधित्व करता है। और यही चौपानी मांडो जो है क्या कहते हैं, चौपानी मांडो आखेट संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो चौपानी मांडो जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच पूरा पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। और यही चौपानी मांडो आखेट संग्रह से
आखेट संग्रह से प्राचीनतम कृषि में संक्रमण का यह प्रतिनिधित्व करता है। नोट करिए। अगर हम इस काल के उपकरणों की बात करें तो इस काल के उपकरणों के बनावट में भी व्यापक परिवर्तन देखा गया, जैसा कि इस काल के उपकरण को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था। तो उपकरणों की बनावट में भी व्यापक परिवर्तन देखा गया, जिनका आकार 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होता था। 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होता था और इस काल के पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसे लकड़ी व हड्डी के उपकरणों से भी जोड़ा जाता था। इसे लकड़ी व हड्डी के उपकरणों से भी जोड़ा जाता था और इस काल में अगर हम बात करें तो तीर और कमान का भी विकास हुआ और मछली पकड़ने के लिए बंसी का भी उपयोग मनुष्य करने लगा, जो पत्थर की निर्मित होती थी। बंसी मतलब जो आजकल आप कटिया कहते हैं। तो नोट कर लिए आप लोग। फिर इस काल में तीर कमान का भी प्रयोग होने लगा। अब तीर कमान का मतलब धनुष बाण समझिएगा आप लोग। तो होने लगा और मछली पकड़ने के लिए, आपकी भाषा में मछली फंसाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए बंसी नामक उपकरण का भी प्रयोग होने लगा, जिसे पत्थर से बनाया जाता था। बंसी मतलब कंटिया समझिएगा। और इस काल के उपकरणों की अगर हम बात करें तो इस काल जो है पूरा पाषाण काल में जो उपकरण बनते थे वो अज्यामितिक प्रकार के थे और इस काल के उपकरण जो है ज्यामितिक प्रकार के उपकरण बनने लगे, जैसे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, जो है त्रिभुजामुखी, समलंब चतुर्भुजमुखी। और पूरा पाषाण काल में उपकरणों को बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थरों का या क्वार्ट्ज पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और इस काल के उपकरणों में कैल्सेडनी पत्थरों की या चैल्सेडनी पत्थरों की प्रधानता है।
तो इस काल के उपकरणों की अगर हम बात करें, जैसे पुरापाषाण काल में उपकरण क्वार्ट्ज पत्थरों से निर्मित होता था और वह अज्यामितिक या अज्यामितीय प्रकार का होता था। लेकिन मध्यपाषाण काल में ज्यामितिक प्रकार के उपकरण बनने लगे, जिनके निर्माण में कैलसेडनी या चैलसेडनी की प्रधानता है। और इस काल के प्रमुख उपकरण, जैसा कि मैंने बताया, जो है चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाभिमुखी, समलंब चतुर्भुजमुखी आदि प्रकार के जो है आकार प्रकार में मिलते हैं। तो इस काल के उपकरण जो है इस काल के उपकरण चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाभिमुखी और समलंब चतुर्भुजमुखी होते थे। और भारत में उड़ीसा के लेखामोड़ा गुफा से मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल तक के मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में उड़ीसा की लेखामोड़ा गुफा से जो है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के मानव के विकास के साक्ष्य और भारत में मध्यपाषाण उपकरणों की खोज सबसे पहले C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से किया था। तो ऊपर लिख देते हैं। भारत में सबसे पहले मध्य पाषाणकालीन उपकरणों को C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। और अगर हम बात करें तो
लघु पाषाण उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य हमें श्रीलंका के फाहियान गुफा से मिलते हैं। लघु पाषाण उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य हमें श्रीलंका की फाहियान गुफा से मिलते हैं। अगर वहीं हम भारत में प्राचीनतम मध्यपाषाण कालीन उपकरणों की बात करें तो ये महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से मिलते हैं। भारत में प्राचीनतम मध्यपाषाण कालीन उपकरण, कालीन भैया मत समझिएगा, कालीन भैया भी आ रहे हैं जल्द ही अपना वेब सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन 3 लेकर। तो मध्यपाषाण कालीन उपकरण महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने या पाटड़े नामक स्थान से मिलते हैं। नोट करिए। इसी काल में जो है मध्यपाषाण काल में ही हमको मानव अस्थिपंजर के अवशेष मिलने लगते हैं और शवों को दफनाने की प्रथा और मानव की कब्रों के जो है साक्ष्य हमको इसी काल में मिलने लगते हैं। तो मध्यपाषाण काल से ही हमें मानव के शारीरिक अवशेष की प्राप्ति होने लगती है। और इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा तथा उनके लिए कब्रों के निर्माण की शुरुआत भी इसी काल से मानी जाती है। जो है अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जिनसे हमें उस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वागोर की। ये राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी पर स्थित है और 1971 में यहाँ पे BN मिश्रा के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। तो वागोर ये राजस्थान में स्थित है और ये बनास की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित है
1971 ईस्वी में BN मिस्र के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ था और ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। तो ये है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और यहीं से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। नोट करिए, यहीं से हमको जो है मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से हमको कसाई खाना का भी साक्ष्य मिलता है और बागौर से 4 मानव कंकाल मिले हैं। एक मानव कंकाल के गले में 36 गुरियों की माला है। तो यहीं से बागौर से ही हमको जो है बागौर से मध्य पाषाण काल, जो कि बागौर वन चरण से संबंधित है, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल, जो कि बागौर 3 चरण से लौह काल के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से हमें कसाई खाना, जिसको आप स्लॉटर हाउस कहते हैं, कसाई खाना का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से हमको 4 मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। जिनमें से एक मानव कंकाल के गले में 36 गुरियों की माला है या वो पहने हुए है। यहीं से एक मानव कंकाल के गले में मध्ययुगीन शासक का सिक्का चिपका हुआ मिला है और यहीं से एक 17 से 19 वर्ष के बीच की युवती का शव और 40 से 42 वर्ष की महिला का प्रौढ़ शव मिला है। तो यहीं से एक मानव कंकाल के गले में मध्ययुगीन शासक का सिक्का चिपका हुआ मिला है
और यहीं से एक 17 से 19 वर्ष की युवती का कंकाल और 40 से 42 वर्ष के बीच की एक प्रौढ़ महिला का कंकाल मिला है। यहीं पे फर्श बनाने के लिए जो है पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और फूस से बने वातारोधी जो है पर्दे का साँच भी बागौर से मिलता है। तो फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग और फूस से बने, जिसको आप लोग आज की भाषा में घास फूस कहते हो, फूस से बने एक वातारोधी पर्दे का साक्ष्य हमको बागौर से ही मिला है। नोट करिए। अच्छा, बागौर से अधिकांश गुड़ियाँ पत्थरों की निर्मित हैं और कुछ हड्डी की भी निर्मित है। और यहाँ से जो है तांबे के मिश्रित 5 उपकरण मिले हैं, जिनमें से एक भाला, 3 बाण और एक तांबे की छड़ है। और यहीं से वृत्ताकार घास फूस की झोपड़ियाँ, सिल, लोढ़े, गदा, शेष, लोमड़ी और गिरगिट के भी प्रमाण मिलते हैं। तो बागौर से अधिकांश जो गुड़ियाँ मिली हैं वह पत्थर की हैं और कुछ हड्डी की भी हैं। यहाँ से तांबे के मिश्रित 5 उपकरण, यहाँ से मिश्रित औजारों के, तांबे के मिश्रित औजारों में तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक भाला, 3 बाण और एक तांबे की छड़। और यहीं से बागौर से ही घास फूस की बनी झोपड़ियाँ, सिल, लोढ़े, गदा, शीर्ष, लोमड़ी और गिरगिट के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अब हम नोट करिए आप लोग।
अब हम बात करते हैं लंग नाच की। लंग नाच यह बालू के टीले पे स्थित लंग नाच गुजरात का बहुचर्चित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल लंग नाच की प्रमुख विशेषता है और लंग नाच से 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। लंग नाच से प्राप्त 14 कंकालों में से 12 कंकालों के पैर मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया है। तो ये गुजरात में बालू के टीले पर स्थित गुजरात का ये बहुचर्चित मध्य पाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से जो है 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू मिला है। और मुड़ी हुई अवस्था समाधिस्थ मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल लंग नाच की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ से जो 14 मानव कंकाल मिले हैं उनमें से 13 कंकालों के पैर मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया है। और लंघनाज से ही हमको दंत क्षय के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पे कंकालों के जो है सर हमको नहीं प्राप्त होते हैं, सर धड़ से अलग हैं। इसी आधार पे अवधारणा व्यक्त की गई लंघनाज के लोग नरमांस भक्षी थे, जिसको कनेडी महोदय ने खारिज कर दिया। तो यहीं से दंत क्षय के प्रमाण हमें मिलते हैं। और यहाँ से प्राप्त मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त मानव कंकाल जो यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनके धड़ या उनके कपाल टूटे हुए हैं। इसी आधार पर ये अवधारणा व्यक्त की गई कि लंघनाज
के लोग लंघनाज के लोग नर मांसभक्षी थे। लंघनाज के मध्यपाषाणिक लोग नर मांसभक्षी थे, जिसे कैनेडी महोदय ने खारिज कर दिया। नर मांसभक्षी मतलब मनुष्य का मांस खाने वाले। अब हम थोड़ा और देखते हैं दक्षिण क्षेत्र के मध्यपाषाणिक स्थलों के बारे में। दक्षिण भारत की मध्यपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में जो मध्यपाषाण काल के उपकरण मिले हैं वो दूधिया रंग के क्वार्जाइट पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो दूधिया रंग के क्वार्जाइट या क्वार्ट्ज पत्थरों से बने हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक से मध्यपाषाण कालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है। केरल से भी मध्यपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। और तमिलनाडु में स्थित टेरीपुरा स्थल टेरीपुरा स्थल जो है प्रमुख मध्यपाषाण कालीन स्थल है। नोट करिए आप लोग। और टेरीपुरा स्थल विशाखापत्तनम के चंद्रमपालेम, पारादेसीपालेम, ऋषिकोंडा से मध्यपाषाण युगीन मछुआरों के समुदाय का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो देखते हैं। टेरीपुरा स्थल विशाखापट्टनम के चंद्रमपालेम, पारादेसीपालेम और ऋषिकोंडा से मध्यपाषाण कालीन मछुआरों के समुदाय के अस्तित्व का हमें प्रमाण मिलता है या साक्ष्य मिलता है। ये है। और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित ज्वालापुरम 9 जुरेग नदी तट पर स्थित है। यहाँ भी मध्यपाषाण काल का प्रमुख पुरास्थल है।
ज्वालापुरम 9 आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जुरेक नदी के तट पर स्थित प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल है। नोट करिए। इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहीं के शिलाश्रय से मध्यपाषाण काल के संदर्भ में एशिया की प्राचीनतम तिथि, मध्यपाषाणिक संग्रह तथा 35,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानवों के लघु पाषाण उपकरणों तथा कारीगरी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहीं से के शिलाश्रयों से ज्वालापुरम के शिलाश्रयों से ज्वालापुरम के शिलाश्रयों से जो है एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि, मध्यपाषाणिक संग्रह तथा 35,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानवों के लघु पाषाण उपकरणों तथा उनके कारीगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से यूनिसेरियल हार्पून का प्रमाण मिलता है। यहाँ से यूनिसेरियल हार्पून का प्रमाण मिलता है। यहाँ से यूनिसेरियल हार्पून का प्रमाण मिलता है। इसको नोट करिए आप लोग। अच्छा, ज्वालापुरम 9 से ही दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया कि यहीं से एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि, तो वही है ये दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। आप इसको चाहे ऐसे समझ सकते हैं, चाहे ये वाला समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेरीपुरा स्थल की। टेरीपुरा स्थल ये जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में स्थित है और इसकी खोज रॉबर्ट वुडफुट महोदय ने किया था। और
आलचिन ने 11 पुरस्थलों पर सर्वेक्षण भी किया था। तो ये तमिलनाडु के तिरुनूल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इन स्थलों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने की थी और आलचिन महोदय ने ग्यारह टेरी पुरास्थलों का सर्वेक्षण किया था। और कुलतूर से त्रिभुजाकार ज्यामितीय उपकरण मिले हैं, जो यहाँ का एक प्रमुख पुरास्थल था। टेरी पुरास्थल कुलतूर, यहाँ से त्रिभुज का ज्यामितीय उपकरण मिले हैं। कुलतूर से त्रिभुजाकार ज्यामितीय उपकरण मिले हैं। आगे देखते हैं। जो यहाँ का प्रमुख और एक टेरी पुरास्थल है मेघनापुरम, यहाँ से ये ज्यामितीय उपकरण नहीं मिलते हैं। यहाँ से ज्यामितीय उपकरण नहीं मिलते हैं। इसी आधार पर उसे सबसे प्राचीन टेरी पुरास्थल माना जाता है। इसी आधार पर मेघनापुरम को सबसे प्राचीन टेरी पुरास्थल माना जाता है। और यहाँ से प्राप्त लघुपाषाण उपकरणों को इन स्थलों से प्राप्त उपकरणों में सबसे प्राचीन माना जाता है। और यहीं से प्राप्त पाषाण उपकरणों को या यहाँ से प्राप्त लघुपाषाण उपकरणों को टेरी पुरास्थल से प्राप्त उपकरणों में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ये था, आज हमने मध्य पाषाण काल के बारे में इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो और प्रमुख पुरास्थल हैं, जैसे चौपानी मांडो जो है, सराय नहर, राय महादहा, दमदमा, इन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद इस काल के मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा पढ़ के मध्य पाषाण काल को फिनिश करेंगे। फिर हम आ जाएंगे नवपाषाण काल। तब तक के लिए धन्यवाद।